हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे मिशन लेखपाल के डेली प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 12। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान विशिष्ट द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। भक्ति आंदोलन के दौरान विशिष्ट द्वैतवाद का मत का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। देखिए, रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रसार किया। उनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा में गहरा संबंध है, लेकिन फिर भी वो अलग हैं। उन्होंने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना, ये महत्वपूर्ण है ना। उन्होंने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद का किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। और अद्वैतवाद का किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था। और जो रामानुजाचार्य थे जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, इनका जन्म दक्षिण भारत के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगम काल के दौरान समाज में वेल्लार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मछुआरों के लिए, चरवाहों के लिए, धनी किसान या भूस्वामी के लिए, लोहार के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप भी अपने जवाब कमेंट करते चलिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। वेल्लार शब्द का प्रयोग किया जाता था धनी किसान और भूस्वामी के लिए। देखिए, संगम साहित्य में प्राचीन दक्षिण भारत के सामाजिक वर्गीकरण का वर्णन है, जिसमें वेल्लार मुख्य रूप से धनी कृषि भूमि के मालिक या जमींदार वर्ग को कहा जाता था। समाज में इनका स्थान काफी सम्मानजनक था और संगम काल में जो उज्वर थे, ये साधारण हल चलाने वाले किसानों को कहा जाता था और अडीमई का अर्थ दास या गुलाम होता था। विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में किस इतालवी यात्री ने भारत की यात्रा की? अब्दुल रजाक, डोमिंगो पायस, निकोलो कोंटी, बारबोसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके किसके शासन में कौन से जो है विदेशी यात्री आए थे, इस पे क्वेश्चन आपका पूछता है ना। तो इसके अलावा हम लोग और भी देखेंगे, लेकिन अभी आप इसका जवाब दीजिए। किस इतालवी यात्री ने देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? वो था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी एक इतालवी व्यापारी और यात्री था जिसने 1420-21 के आसपास विजयनगर की यात्रा करी। उसने विजयनगर के सामाजिक जीवन और वहां मनाए जाने वाले त्योहारों का विस्तृत विवरण दिया। वो देवराय प्रथम के दरबार में आया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी और हम्पी इसकी राजधानी थी। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में मॉनसून प्रस्फोट, बर्स्ट ऑफ मॉनसून की घटना सामान्यतः किस महीने में देखी जाती है? मई का प्रथम महीना, जून का प्रथम सप्ताह, जुलाई का अंतिम सप्ताह, अगस्त का मध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बर्स्ट ऑफ मॉनसून होता है हमारे यहाँ जुलाई का प्रथम सप्ताह। देखिए, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अचानक आगमन से होने वाली भारी वर्षा को क्या बोलते हैं? मॉनसून प्रस्फोट कहते हैं। यह सामान्यतः जून के पहले सप्ताह में केरल के तट पर सबसे पहले टकराता है। इसके साथ गरज और बिजली कड़कने की तीव्र घटनाएं होती हैं। और मॉनसून शब्द अरबी भाषा मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतुओं के अनुसार दिशा बदलना। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मॉनसून से ही प्राप्त होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवेज 1 किन दो शहरों के मध्य विस्तृत है? सदिया से धुबरी, कोल्लम से कोट्टपुरम, काकीनाडा से पुडुचेरी या प्रयागराज से हल्दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेशनल वाटरवेज 1 विस्तृत है प्रयागराज से हल्दिया के मध्य। NW1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये ध्यान रखेंगे आप। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NW1, ठीक, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पे। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें आप स्टेट याद रखेंगे, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में स्थित है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये पूछ सकता है। IWAI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नोएडा में है। और सदिया से धुबरी मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, ठीक। पहला वाला कौन सा है? ये प्रयागराज से हल्दिया वाला है, ठीक, जो गंगा और हुगली नदी की प्रणाली पर है। और दूसरा कौन सा है? सदिया से धुबरी वाला। ये कौन सी नदी पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भदला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भदला सोलर पार्क राजस्थान में स्थित है। देखिए राजस्थान में कहाँ है? जोधपुर जिले में है और इसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। यह शुष्क और उच्च विकिरण वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है ना। आपको पता है राजस्थान ड्राई स्टेट है, तो वहां पे कितना ज्यादा ही सन की लाइट मिलती है, तो उससे कितना ज्यादा ही हम लोग उससे सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक में स्थित दूसरा प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्र है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा नॉन फॉसिल एनर्जी ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। ठीक, गैर जीवाश्म मतलब नॉन फॉसिल, और नॉन फॉसिल का मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। 2030 तक 500 गीगावाट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार का सबसे विवादास्पद प्रावधान कौन सा था? परिषद के आकार में वृद्धि, वॉयसरॉय की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या जिसको पृथक निर्वाचन भी कहते हैं, इसमें पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार का सबसे विवादास्पद प्रावधान था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। यहीं से जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था और भारत के विभाजन का बीज यहीं से बो दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार कर सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को, और इसने भारत में अलगाववाद के बीज बोए। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय स्तर पर लागू की गई द्वैध शासन डायरकी प्रणाली में आरक्षित विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास रहता था? भारतीय मंत्रियों के पास, ब्रिटिश संसद के पास, गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के पास, स्थानीय निकायों के पास या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कमेंट करके कि भारत शासन अधिनियम 1919 और किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका क्या होगा? आरक्षित विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के पास। ठीक, 1919 के अधिनियम को और क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब इसके बारे में देखते हैं। 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया। आरक्षित विषय में क्या क्या थे? जैसे वित्त और पुलिस, इसका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से करता था, और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी थे। तो इसका महत्वपूर्ण प्रावधान तो ये हो गया कि इसमें उसमें बांटा गया था दो कैटेगरीज में, आरक्षित और हस्तांतरित में। ठीक है, और आरक्षित विषयों पर कौन अपना निर्णय देता था? ये देती थी गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से। ठीक, आरक्षित विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के पास। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसी में था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों के चयन का आधार क्या था? केवल वयस्क मताधिकार, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों का नामांकन, केवल रियासतों के राजा का चुनाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों के चयन का आधार था प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। देखिए कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 389। सीटों का आवंटन मेनली जनसंख्या के अनुपात में, और वो अनुपात क्या था कि प्रत्येक 10 लाख पर एक था, और ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित सीटें 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में विभाजित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, तापमान बढ़ने पर घटती है, तापमान पर निर्भर नहीं करती, पहले बढ़ती है।
फिर घटती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, हम जो आपको डेली प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करा रहे हैं, ये हम आपके सिलेबस को ध्यान में रख के ही करा रहे हैं, जिसमें आपको रोज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी, साइंस, इकोनॉमी, इन सब के टॉपिक्स के क्वेश्चन रोज मिलेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर और डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना, इनके टॉपिक भी आपको रोज मिलेंगे। देखिए, ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। माध्यम का तापमान बढ़ने पर उनमें ध्वनि की गति बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने पर हवा के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल ठोस पदार्थों में सबसे ज्यादा होती है और गैसों में सबसे कम होती है, और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, यानी कि वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं करती है। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? केवल भौतिक परिवर्तन, ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना या रस्टिंग उदाहरण है ऑक्सीकरण का। और ये किस तरीके का परिवर्तन होता है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें जो पदार्थ बनता है वो पूरा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि वो पदार्थ जैसा रहता है पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने बर्फ बना दिया तो बर्फ से उसको पानी बनाया जा सकता है फिर से, या पानी को फिर से ठंडा करके बर्फ बनाई जा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए दूध से दही जम गया तो फिर दही से आप फिर से दूध नहीं बना सकते, है ना। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें मूल पदार्थ को परिवर्तन के बाद फिर से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप ये दोनों डिफरेंस याद रखेंगे। देखिए, ये हवा के ऑक्सीकरण और नमी की उपस्थिति में होता है। जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, क्योंकि लोहा हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड से बनता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये पीवाईक्यू भी है कि ये बताइए कि लोहे पर जंग लगने पर उसका भार क्या होता है। एक ऑप्शन दे देगा आपको बढ़ता है, दूसरा दे देगा घटता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है प्री में। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे क्या करते हैं? जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और जंग का रासायनिक सूत्र आप ये देख लीजिए, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे उत्सर्जित करते हैं ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यह क्रिया मुख्य रूप से पौधों की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। या प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्या प्रयोग, मतलब कौन सी धातु का प्रयोग करता है? तो मैग्नीशियम धातु का प्रयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ATP, सूर्य का प्रकाश, DNA, हरे पौधे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। देखिए, सौर ऊर्जा पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार है और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य प्रवेश द्वार है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और ऊर्जा का यह प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ये याद रखेंगे आप, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। लिंडमैन के अनुसार अगले पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन लिंडमैन ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं। रेड डेटा बुक जो विलुप्त प्राय प्रजातियों का विवरण देती है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? WWF, यूनेप, IUCN, विश्व बैंक के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेड डेटा बुक प्रकाशित की जाती है IUCN के द्वारा। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी करती है। इसमें प्रजातियों को उनके विलोपन के जोखिम, यानी कि एक्सटिंक्ट
होने के जोखिम के आधार पर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए हैं, या गंभीर रूप से वो संकटग्रस्त है यानी कि इंडेंजर्ड हैं, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इन सारी कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं। और इस बुक का मुख्य उद्देश्य होता है जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा मुख्य रूप से किस संरक्षित वन में पाया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा मिलता है दुधवा नेशनल पार्क में। और ये दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। या बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह पार्क तराई क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ये सारस है। और दुधवा को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित था? वन्य जीव संरक्षण, वृक्षों या वनों का संरक्षण, नदी संरक्षण, मृदा संरक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन मूल रूप से संबंधित था वनों या वृक्षों के संरक्षण से। यह आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। ये जिला भी आप याद रखेंगे क्योंकि जिला भी पूछा है आपसे, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था 1970 के दशक में। इसमें ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उससे लिपटकर उसका विरोध किया था। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी इस आंदोलन के प्रमुख थे। ये आप याद रखेंगे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। चिपको का अर्थ होता है चिपक जाना। इसी के तर्ज पर दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन भी चलाया गया था। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ पे स्थित है? लखनऊ, देहरादून, नई दिल्ली, कोलकाता, ये में से कोई नहीं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट स्थित है नई दिल्ली में। ये संस्थान पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो 5 जून, इसके अवसर पर की गई थी। यह नई दिल्ली में एक स्वायत्त संस्थान है। स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस, जो अपने रूल्स और रेगुलेशन खुद से ही फॉलो करता है ना, पूरा रेगुलेशन अपने हिसाब से करता है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान WII ये कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी ये कहाँ पे है? नागपुर में। तो ये जो बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाए गए हैं आपको या बताए गए हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये सब PYQ हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्णों के उच्चारण के लिए किए जाने वाले अभ्यांतर प्रयत्न के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? 2, 3, 4, 5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। अभ्यांतर प्रयत्न के मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। देखिए, वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के भीतर होने वाले प्रयास को क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। मानक हिंदी व्याकरण के अनुसार इसके 5 मुख्य भेद हैं। कौन से? स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, विवृत, ईषत विवृत और संवृत, ठीक। और लघु सिद्धांत, कौमुदी जैसे ग्रंथों में यह वर्गीकरण विस्तार से दिया गया है। उच्चारण की समाप्ति होने पर प्रयत्न को क्या बोलते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों का अभ्यांतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण के अनुसार रा वर्ण को किस श्रेणी में रखा जाता है? पार्श्विक, लुंठित, ऊष्म या अनुनासिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आर वर्ण को रखा जाता है लुंठित की श्रेणी में। देखिए, आर को लुंठित या प्रकंपित ध्वनि कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में जो जबान है वो तालु से टकराती है, ठीक है, इसीलिए उसको लुंठित बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में वायु जीभ के अग्रभाग में कंपन पैदा करती है। यह उच्चारण के प्रयत्न पर आधारित वर्गीकरण है। आर वर्ग का प्रयोग हिंदी में वर्तनी के विभिन्न रूप जैसे कि रेफ और पदेन में भी होता है। इसे संस्कृत व्याकरण में क्या बोलते हैं? रेफ भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल यानी कि पार्श्व से निकल जाती है उसको क्या कहते हैं? लुंठित, संघर्षित, पार्श्विक, उक्षिप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाती है उसको पार्श्विक कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ला को पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। इसके उच्चारण के समय जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को छूता है और वायु बगल से निकल जाती है। यह वर्गीकरण उच्चारण के शारीरिक तंत्र पर आधारित है। और ला दंत मूल ध्वनि भी मानी जाती है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं और इससे दंत मूल भी
निकलता है ना, ध्वनि मूल भी मानी जाती है इसको। और पाणिनि व्याकरण में इसको क्या बोलते हैं, ईषत् स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा जाता है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, आहट, राहट, हट, टा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय यूज होता है, आहट, घबराहट। देखिए घबराना एक मूल प्रक्रिया है जिसमें घबरा धातु प्राप्त होती है। घबरा प्लस आहट से मिलकर क्या बनता है, घबराहट बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकाक शब्द में संधि प्रयुक्त हुई है, एकाक शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें प्रयुक्त हुई है वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि क्या होती है, एकाक का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या होगा, एक प्लस एक। ठीक है, यहाँ पे एक यानी कि आ और एक का आ और इस एक का ए, ये मिलके क्या हो जाता है, ए हो जाते हैं। इससे क्या होती है, वृद्धि हो जाती है ना। तो ये किसका उदाहरण हो गया, वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। और वृद्धि संधि स्वर संधि का ही एक उदाहरण है। ठीक है, और सदैव भी वृद्धि संधि का ही एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने डिजिटल रुपया के लिए किस नई तकनीकी के प्रयोग की अनुमति दी है, क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा, केवल उपग्रह आधारित लेन देन, ऑफलाइन डिजिटल भुगतान, पूरी तरीके से निजी ब्लॉकचेन या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके एग्जाम में 5 नंबर के करंट अफेयर्स भी आएंगे, इसलिए हमने डेली प्रैक्टिस सेट में रोज 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी रखे हैं ताकि आपकी करंट अफेयर्स की भी तैयारी साथ साथ होती चले। आरबीआई ने डिजिटल रुपया के लिए प्रयुक्त किया है ऑफलाइन डिजिटल भुगतान। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी के प्रसार के लिए इंटरनेट रहित क्षेत्रों में ऑफलाइन भुगतान सुविधा का विस्तार किया है। ई रुपया को 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया और ये फिएट मुद्रा के समान ही कानूनी निविदा है। ठीक है, मतलब जैसे कि हार्ड करेंसी प्रयुक्त होती है वैसे ही जो डिजिटल मनी होता है उसकी भी वैल्यू इतनी ही होती है जितनी कि हार्ड मनी की होती है। हार्ड मनी मीन्स जो हमारे हाथ में है, जैसे कि नोट्स हो गए, सिक्के हो गए, है ना। तो जितनी वैल्यू उसकी ऐसे हाथ में है वैसे ही अगर वो ऑनलाइन फॉर्म में रहेंगे तो उसकी उतनी ही वैल्यू है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपसे पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कौन सी कमिटी के या कौन से कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। और वर्तमान में मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या रखा गया, 4% प्लस और -2, है ना। खैर ये तो डेटा चेंज होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में उत्तराखंड में संपन्न हुए 39वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था, सवारी, कस्तूरी मृग, नंदू, हिमालयन तहरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में जो संपन्न हुआ था 39वें नेशनल गेम्स, इसका शुभंकर या मैस्कॉट था कस्तूरी मृग। इसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून और हल्द्वानी में किया गया था और कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु भी है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। इन खेलों का मुख्य उद्देश्य हिमालयी राज्यों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना था। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। नवंबर 2025 में खेल मंत्रालय द्वारा घोषित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किस खिलाड़ी का चयन किया गया, नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत, मनु भाकर, लक्ष्य सेन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए अमन सहरावत का चयन किया गया। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अमन सहरावत को कुश्ती में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए 2025 के खेल रत्न के लिए चुना गया। ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जिसे प्रतिवर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि और एक पदक दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार के लिए 2025 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है, 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1991 से 92 में हुई थी। और सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 600 मेगावाट क्षमता वाले अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क के दूसरे चरण का लोकार्पण किया गया? झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट या उपयुक्त में से कोई नहीं। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट के दूसरे चरण का लोकार्पण कहां किया गया था? झांसी में। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस मेगा प्रोजेक्ट के कौन से चरण का? दूसरे चरण का दिसंबर 2025 में इसको पूरा किया गया। इसका उद्देश्य था बुलंदखंड क्षेत्र को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और इस पार्क से उत्पादित बिजली को राज्य ग्रिड के माध्यम से वितरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 2027 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बुंदेलखंड सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, ये ध्यान रखेंगे आप। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके बराबर का दर्जा प्राप्त है? राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनके उपाध्यक्ष को प्राप्त होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा। देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको भारत सरकार के द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य आयोग के दैनिक प्रशासन की देखरेख करना होता है और इसकी नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सीईओ की पोस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है। भारत में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान की अवधारणा को लागू करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री की सरकार को दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा को लागू करने का श्रेय दिया जाता है मोरारजी देसाई को। रोलिंग प्लान 1978 से 80 में जनता पार्टी सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पेश किया गया था। इसकी अवधारणा को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में विकसित करी थी। आप इनका भी नाम याद रखेंगे और इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे, एशियन ड्रामा, गुन्नार मिर्डल। यह पंचवर्षीय योजना के विपरीत हर साल अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करती है। भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का मुख्य श्रेय डीटी लकड़वाला को जाता है। इसे छठी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर लाया गया था और इसका आप ईयर भी याद रखेंगे, 1978 से 80 के बीच में। भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल का क्या तात्पर्य है? केवल कृषि और पशुपालन का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण, सिर्फ विदेशी निवेश पर निर्भरता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल का तात्पर्य है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो प्रणाली है जहां बाजार के संसाधनों पर निजी और सरकारी दोनों का अधिकार होता है। भारत ने 1948 की औद्योगिक नीति के माध्यम से इस मॉडल को आधिकारिक रूप से अपनाया। ठीक है, कब अपनाया था इसको? 1948 के तहत। यह प्रणाली समाजवादी और पूंजीवादी दोनों विचारधाराओं का संतुलन है। यह योजना प्रक्रिया का आधार लोकतांत्रिक समाजवाद रहा है। भारतीय योजना प्रक्रिया का आधार क्या रहा है? लोकतांत्रिक समाजवाद रहा है। और 1991 के सुधारों के बाद निजी क्षेत्र की भूमिका में व्यापक वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन खुशबू मैम लेंगी, जिसमें आपको कंप्यूटर, डीआई और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू मैम। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। आप अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जिससे कि हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे प्रैक्टिस सेट से भी जुड़ सकते हैं, जो कि लेखपाल के लिए रोज कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ से आपका सेक्शन शुरू होता है यूपी स्पेशल, ग्राम विकास, डेटा इंटरप्रिटेशन और कंप्यूटर। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपको अपने सिलेबस पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी स्पेशल को 20 अंक का वेटेज दिया गया है, तो इसलिए यूपी स्पेशल पे आपको अच्छा कमांड करना है। हम रोज अपनी प्रैक्टिस सेट में यूपी स्पेशल के 6-7 क्वेश्चन कराते हैं और उसके साथ साथ ग्राम विकास 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर का सेक्शन भी है 15 अंक का, तो वो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, भारतीय ग्रामीण परिवेश में प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा
किसके द्वारा दी गई थी। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो है आपका ये ग्राम विकास में आता है, ठीक है। ग्राम विकास के आपको 5 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे, ये चीज ध्यान रख के आपको पढ़ाई करनी है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक, अब देखिए एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के एक रामपुरा गांव का अध्ययन किया और उसके आधार पर प्रभु जाति की अवधारणा दी। उनके अनुसार कोई जाति प्रभु जाति तब होती है जब उसके पास संख्यात्मक बल, मतलब वो नंबर में ज्यादा होने चाहिए। दूसरा, आर्थिक शक्ति, उनके पास जो क्या कहते हैं आर्थिक पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि भूमि स्वामित्व होना चाहिए। राजनीतिक प्रभाव होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होगी वो उतना ज्यादा राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यह अवधारणा ग्रामीण सत्ता संबंधों को समझने के लिए आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए सरकार को कोई नीति बनानी है तो वो क्या करेंगे, वो ग्रामीण सत्ता को समझने के लिए इन सारी अवधारणाओं को देखते हैं। तो ऐसे बहुत से समाजशास्त्री हुए जिन्होंने गांव पर रिसर्च करी, उस पे क्या कहते हैं और उसको समझा और उससे एक जो निष्कर्ष निकाला वो लिखा। अब देखिए एक आता है संस्कृतिकरण, जिसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं, तो ये भी अवधारणा इन्हीं ने दी थी। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृतिकरण अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ग्रामीण शक्ति संरचना में भूमि स्वामित्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये चीज आपको समझ में भी आ रही होगी कि जिसके पास जितनी जमीन होती है वो उतना ज्यादा क्या कहते हैं अपने आप को पावरफुल समझता है गाँव में। तो ये चीज है कि भूमि स्वामित्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अब देखिए ग्राम विकास का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। अब हमने समझ तो लिया कि ग्राम विकास का टॉपिक है, पर ग्राम विकास का अर्थ ही अगर आपसे पूछ लिया तो क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसका अर्थ होता है ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना। ठीक है, अब गुणात्मक सुधार कैसे होंगे, उनका क्या कहते हैं उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक स्थिति में सुधार करना। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे अगर आप आर्थिक स्थिति में देखेंगे तो उनको रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, उद्योग के अवसर मिलने चाहिए। अगर आप सामाजिक स्थिति में देखेंगे तो शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, फिर आवास होना चाहिए, रोजगार, ये सारे चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं कि ये इस तरह से ग्राम का विकास होगा। और इसमें इसका मुख्य रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान पर केंद्रित होता है कि जो वर्ग सबसे कमजोर है उसका उत्थान करना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो ग्राम विकास होगा फिर ये। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी गांव में 100 लोग रहते हैं तो 100 में से जो 50 लोग हैं उनको डेवलप कर दिया और 50 लोग हैं नहीं, तो 100 में जो 100 नंबर पे भी जो व्यक्ति है उसका भी विकास होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, सब तरह का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राम विकास हो जाएगा। अब एकीकृत ग्रामीण विकास का उद्देश्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग। इसका मतलब यही है कि जो भी संसाधन है वो आखिरी व्यक्ति तक भी उतने ही मिले जो पहले व्यक्ति को मिलना है, तो संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो जाएगा। ठीक है, ग्राम विकास के बिना भारत का समग्र राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये अवधारणा सुनते भी हैं और कहते भी हैं कि भारत गांव में बसता है, तो इसका मतलब ग्राम विकास सबसे जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्राम विकास की अवधारणा के अंतर्गत मुख्य रूप से किस पक्ष के सुधार पर बल दिया गया है कि ऐसा कौन सा पक्ष है जिसका सुधार सबसे ज्यादा करना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास में क्या मतलब हुआ, वही आर्थिक, सामाजिक और भौतिक सब तरह से शिक्षा पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए और रोजगार भी मिलने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजों पे काम होना चाहिए। बुनियादी ढांचे का विकास कि जैसे जो बेसिक नीड है कम से कम वो तो सबकी पूरी हो। पता चला जैसे हम बोलते हैं कि सबसे बेसिक नीड क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी का मतलब क्या हो गया कि जो फूड है वो फूड सिक्योरिटी हो जाए। कपड़े का मतलब ये हो गया कि क्या कहते हैं, और मकान मतलब कि रहने की भौतिक व्यवस्था हो जाए, कि रहने की व्यवस्था है। और रोजगार है जिससे कि हम अपने लिए रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं, हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है गांव में लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ग्रामीण निवासियों के जीवन स्तर का गुणात्मक सुधार करना। देखिए गुणात्मक सुधार का मतलब यही होता है कि जो सर्वांगीण विकास है वो गुणात्मक सुधार से ही होगा।
इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार। अब स्वरोजगार से क्या होगा कि हम अपना काम खुद कर रहे हैं, हम अपना जो काम कर रहे हैं उसमें हम 2-4 लोगों को रख भी सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटे से भी गांव में स्वरोजगार की व्यवस्था करने से कई लोगों को रोजगार मिल सकता है, ये चीज है। अब देखिए, अब इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में ग्रामीण विकास हेतु नोडल एजेंसी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि ग्रामीण विकास की नोडल एजेंसी कौन सी है। अब सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विकास अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें क्या कहते हैं, जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, ये सारी चीजें बोली गई हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हो कि सिर्फ शहरों का विकास कर लिया, जब गांव का नहीं किया जाएगा तो भारत का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। ठीक है, तो एसडीजी गोल को भी पूरा करने के लिए गांव का विकास जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। जिला स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसके लिए होती है डीआरडीए, जिला ग्राम विकास अभिकरण। पर आपको इसके पहले क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है जिसमें आपको बताया गया है कि ये जो डीआरडीए है इसको अब मर्ज कर दिया गया है। किसके साथ विलय कर दिया गया है? अब ये जो जिला स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम है इसका क्रियान्वयन अब डीआरडीए नहीं करती, अब नई संस्था करती, जिसमें इसका विलय हो गया। तो वो आप देखेंगे तो वो संस्था है जिला परिषद। ठीक है, डीआरडीए की सभी भूमिका और कार्य जिला परिषद के अंतर्गत आता है। ये बदल गया, पर आप एक बार डीआरडीए क्या है ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। इसका अध्यक्ष आमतौर पर जिला विकास अधिकारी होता था। अब ये जिला परिषद में मिल चुकी है, तो जो भी जिला परिषद का सर्वोच्च अधिकारी होगा वो इसका भी सर्वोच्च अधिकारी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस इसमें ये ध्यान रखिए कि जो डीआरडीए है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन पर कार्य करना था। तो ये काम अब जिला परिषद कर रहा है। अब देखिए, हम आ गए अपने यूपी जीके के सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मिलने हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रसिद्ध तोताए हिंद अमीर खुसरो। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया कि अमीर खुसरो को और क्या बुलाते थे और किस नाम से जानते थे। तो तोताए हिंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। अब देखिए, ये है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन, पर यूपी के हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अमीर खुसरो है उनका जन्म यूपी में हुआ था। तो वो है एटा, जिसको वर्तमान में कासगंज बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, इनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में कासगंज जिले में है। उन्हें खड़ी बोली हिंदी का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। खड़ी बोली हिंदी के जनक किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं अमीर खुसरो को। और आप देखेंगे तो सितार और तबला जो वाद्य यंत्र है उसका विकास भी किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, और दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा? तो वो अमीर खुसरो ने देखा। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब खुसरो निजामुद्दीन औलिया इनके प्रिय शिष्य थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कव्वाली जो गायन शैली है उसके भी जनक माना जाता है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम आपको 6-7 क्वेश्चन मिले हैं जो हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं और यूपी की हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि कव्वाली गायन के जनक किसको कहते हैं? तो वो अमीर खुसरो को कहते हैं। दिल्ली के 7 क्या कहते हैं 7 राजाओं का शासन किसने देखा था? तो वो अमीर खुसरो ने देखा था। तो ये सारी चीजें, सुल्तानों का जो शासन था वो किसने देखा था? अमीर खुसरो ने। और खड़ी बोली हिंदी के जनक किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है BHU, इसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? इसमें आपको देखिए, ये जितनी भी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज हैं वो कब बनी, कहाँ पर हैं और उनका क्या कहते हैं, कैसा काम है, वो किस पर्पस पे बनाई गई थी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है 1916। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। तो ये मदन मोहन मालवीय, ये आप एकदम याद रखेंगे किसके द्वारा की गई थी। वसंत पंचमी के दिन इसकी आधारशिला रखी गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। इस विद्यालय की स्थापना में डॉक्टर एनी बेसेंट, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जा चुका है कि एनी बेसेंट का योगदान किस में था, किस विश्वविद्यालय के क्या कहते हैं उद्घाटन में या फिर उसके विकास में? तो आप बोलेंगे कि
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। ठीक है, अब लॉर्ड हार्डिंग ने उस समय विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। अब ये बना था 1916 में, तो आप देखिए उस समय देश में ब्रिटिश का शासन था, तो उसमें लॉर्ड हार्डिंग का नाम आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हस्तशिल्प चिकनकारी के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? जैसे कि इसका नाम आपको पता भी होगा, और बहुत से लोग, जो लोग लखनऊ घूमने आते हैं, वो चिकन के कपड़े और क्या कहते हैं ये सारी चीजें खरीदते हैं, तो ये इसका आंसर है लखनऊ। और चिकनकारी लखनऊ की एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जो सूती कपड़ों पर हाथ से की जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसकी शुरुआत मुगल काल के दौरान हुई थी, नूरजहां ने इसे काफी प्रोत्साहित किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको लखनऊ का जीआई टैग भी मिला हुआ है। चिकनकारी में कुल 36 प्रकार के टांके का प्रयोग किया जाता है। लखनऊ की अन्य प्रसिद्ध कला जरदोजी भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि लखनऊ में चिकनकारी के अलावा दूसरी क्या कहते हैं प्रसिद्ध कला कौन सी है, तो वो जरदोजी है। अब देखिए, प्रसिद्ध समाज सुधारक और कवि संत कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कबीर हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। पहले तो आपको ये याद रखना है, फिर कौन से जिले में हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये है बनारस। 15वीं शताब्दी में बनारस काशी में हुआ था, जो लहर तारा तालाब के पास है, वहां पर उनके गुरु रामानंद थे। ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री में बनता है कि कबीर जी के गुरु का क्या नाम था, तो गुरु रामानंद था। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों का कड़ा विरोध किया था। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो वो कबीर का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, और मगहर कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि जो मगहर प्रसिद्ध स्थान है वो किस जिले में है, तो वो संत कबीर नगर में है। कबीरपंथी विचारधारा आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार में अत्यंत प्रभावशाली है। अब देखिए, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि यूनेस्को की अमूर्त धरोहर क्या होती है? तो अमूर्त धरोहर वो होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते, अमूर्त। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। और कितनी है, कौन कौन सी है, ये भी अगर कोई लेटेस्ट न्यूज में है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। और यूपी की है तो जरूर पता होनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा 2017। 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। और ये प्रयागराज में होता है कुंभ मेला, और कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्वक धार्मिक सम्मेलन है। इसके अतिरिक्त मेला कहाँ होता है? हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में। 4 जगह पे पूरे भारत में होता है। तो जिसमें यूपी के प्रयागराज में भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हरिद्वार, नासिक और उज्जैन का नाम भी पता होना चाहिए। और ये 12 वर्ष पे होता है तो उसको हम पूर्ण कुंभ बोलते हैं। 6 वर्ष पे होता है तो अर्ध कुंभ बोलते हैं। और महाकुंभ कब पड़ा है? 2025 का जो कुंभ था उसको महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस साल हुआ है 2025 वाले साल में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक उत्तर प्रदेश के किस व्यक्तित्व को माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किनको माना जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और ये उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए इनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में वाराणसी में हुआ था, ठीक है। उन्हें आधुनिक हिंदी के साहित्य का पितामह कहा जाता है। उन्हें कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाओं के संपादन किया था। उनका प्रसिद्ध नाटक कृति देखिए, ये आता है कि अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ये जो 2 प्रसिद्ध नाटक हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। और इनके समय के जो पूरा कालखंड था उसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर जो खेल रत्न अवार्ड हुआ करते थे उनका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि खेल क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा
पुरस्कार होता है, इसलिए उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, वो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, इसलिए यूपी के प्रोस्पेक्टिव से भी वो इम्पोर्टेंट है। और यूपी में एक जगह मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, वो आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी यूपी में कहाँ बनाई जा रही है। ये अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। देखिए, इनका जन्म 29 अगस्त और 1905 को प्रयागराज में हुआ था। और क्या कहते हैं, उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है कभी कभार कि जो 29 अगस्त है उसको हम किस नाम से मनाते हैं, या पूछ लेगा राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है, तो उसका आंसर है 29 अगस्त। ये आप एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए, उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। झांसी उनकी कर्म भूमि रही, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब देखिए, लिखा ना, भारत सरकार ने उनके सम्मान पे खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, ठीक है। ये आप एकदम ध्यान रखेंगे। और इस आज के ही क्लास में आपने पढ़ा भी है कि 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन में। हमने जैसा कि बात किया कि 15 अंक आपको 100 अंकों में से आपको 15 अंक कंप्यूटर से मिलने हैं, मतलब कि लगभग 100 क्वेश्चन के पेपर में 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। 1890 की अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों को संसाधित करने के लिए हरमन हॉलरिथ द्वारा किस मशीन का आविष्कार किया गया। अब देखिए, ये जो मशीन है, इस मशीन का आविष्कार हरमन हॉलरिथ ने किया था। और कभी कभार इसका आंसर है टेबुलेटिंग मशीन, जिसको हम बोलते हैं टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। ये मशीन का आविष्कार किसने किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि हरमन हॉलरिथ ने किस मशीन का आविष्कार किया, या टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब टेबुलेटिंग मशीन किस पे काम करती है, पंच कार्ड का उपयोग करके काम करती है। इसने जनगणना के कार्य को कई वर्षों के बजाय कुछ महीनों में कर दिया। हरमन हॉलरिथ के बाद टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, जो आगे चल के IBM, आज आप IBM का नाम सुनते होंगे, तो ये जो टेबुलेटिंग मशीन थी यही आगे चल के IBM कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर पंच कार्ड का आविष्कार जो था वो जोसेफ जैक वर्ड ने किया था, ठीक है। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। ने बुनाई करघे के लिए किया था, लेकिन डेटा के लिए हॉलरिथ ने इसका उपयोग कर लिया। इससे सांख्यिकीय डेटा के प्रसंस्करण का आधार माना जाता है, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये सारे जो है वो कंप्यूटर के इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं, जो आप देखेंगे तो उस वाले टॉपिक में आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला देखिए, मौसम विज्ञान और जलवायु अनुसंधान में कंप्यूटर का उपयोग सिमुलेशन के माध्यम से किस कार्य के लिए किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो मौसम विभाग है वहां पर सुपर कंप्यूटर्स बनाकर यूज किए जा रहे हैं। तो वो किस लिए यूज कर रहे हैं मौसम विभाग वाले, मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग। जैसे कि 10 दिन बाद क्या होने वाला है, या 15 दिन बाद क्या होने वाला है, कैसा मौसम रहने वाला है, बारिश होगी कि नहीं होगी, तो ये सारी चीजें उससे पता लगाई जाती है सुपर कंप्यूटर से। अब चक्रवात का पहले पता लग जाए, मानसून का सटीक पता लग जाए, तो हम चक्रवात से जो भी एरिया अफेक्ट होने वाला है उन वहाँ के लोगों को, उस एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है। उपग्रह से प्राप्त डेटा का विश्लेषण कंप्यूटर द्वारा ही संभव है। हमने जो सैटेलाइट्स लगाई हैं, वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो सैटेलाइट से जो डेटा आता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही समझा जा सकता है। तो इसलिए अब भारत में अगर आप बात करेंगे तो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है, मिहिर सुपर कंप्यूटर है, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर शब्दावली में किस व्यक्ति का नाम, आयु, मोबाइल नंबर जैसे स्वतंत्र तथ्यों को क्या कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे, जैसे आप कोई भी चीज कंप्यूटर को कुछ यूनिट्स में दे रहे हैं, तो वो सारी यूनिट्स जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं,
वो डेटा कहलाती हैं। ठीक है, डेटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है, जब वो जाता है कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होता है तो वो प्रोसेस होके मिलता है। ठीक है, तो ये है डेटा। दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है संख्यात्मक 0 से 9 तक और एक होता है चिन्हात्मक, ये भी हो सकता है, फिर अल्फाबेटिकल भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझता है, बाइनरी डेटा 0 और 1, तो इसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आपका क्या कहते हैं, जो भी मैसेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी डेटा में 0 1 के फॉर्म में, फिर वो कंप्यूटर उसको समझता है, फिर प्रोसेस करता है। ठीक है, अब डेटा का अर्थपूर्ण समूह जो होगा वो रिकॉर्ड कहलाएगा। डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बिट हो जाएगी। ठीक, और जब डेटा का एक समूह हो गया जिसका अर्थपूर्ण हो, जैसे हमने मान लीजिए 5-6 तरह के डेटा थे, वो कंप्यूटर को दे दिए, फिर उसने उनको इनपुट के फॉर्म में लिया, फिर प्रोसेस करके उनको एक क्या कहते हैं मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट किया, तो मीनिंगफुल रिजल्ट जो होता है वो अर्थपूर्ण रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में प्रस्तावित एनालिटिकल इंजन कि वह कौन सी विशेषता थी जो उसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज बनाती है। तो अब आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहते हैं, एनालिटिकल इंजन को कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे। एनालिटिकल इंजन को हम आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोग्राम करने योग्य तर्क थे, उसमें प्रोग्रामिंग हो सकती थी। पहले के कंप्यूटर क्या थे, जिनमें सिर्फ गणना हो सकती थी, फिर गणना से हम एनालिटिकल इंजन पे आए, तो एनालिटिकल इंजन गणना के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी कर सकता था, तो वो आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। अब इसमें देखिए, इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, मिल और कंट्रोल जैसे भाग प्रस्तावित थे। यह पूरी तरह से स्वचालित और सामान्य उद्देश्य वाला गणना यंत्र था। मिल आधुनिक सीपीयू के समान कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने इसके डिजाइन में पंच कार्ड का उपयोग किया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, और ये आपको समझ में आएगा कि जो एनालिटिकल इंजन है उसको डेवलप किसने किया था या उसका आविष्कार किसने किया था, तो वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। और ये भाप से चलने वाला यांत्रिक इंजन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। किससे चलता था, भाप से। अब आ जाइए, कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, जिसका अर्थ है यदि इनपुट सही है तो आउटपुट भी सदैव सही होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी, सटीकता, कि अगर आपने इनपुट सही दिया है तो आउटपुट एकदम सही मिलेगा, और बार बार वो सेम इनपुट पे सेम ही आउटपुट देगा, उसमें डेटा चेंज नहीं हो सकता है, तो वो एकदम एक्यूरेट है। ये चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए, कंप्यूटर बिना किसी मानवीय थकान के करोड़ों गणनाएं सटीक रूप से कर सकता है। अब एक गीगो होता है जिसको हम बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत सटीकता से ही संबंधित है, कि आपने जो इनपुट दिया है उसी से आउटपुट क्रिएट होगा। ये नहीं होगा कि आपने इनपुट कुछ और दिया और आउटपुट कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए एक्यूरेसी है। ठीक, फिर यदि कंप्यूटर गलत परिणाम देता है तो वह अक्सर गलत डेटा या प्रोग्रामिंग के कारण होता है। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्या कहते हैं साइबर अटैक हो जाए, कोई बग आ जाए, तो उसकी वजह से डेटा में मतलब आउटपुट गड़बड़ हो सकता है, ये भी एक कारण है। तो वो चीजें हैं। कंप्यूटर की सटीकता त्रुटि मुक्त एरर फ्री प्रसंस्करण पर निर्भर करती है। डिलीजेंस का अर्थ है बिना थके घंटों तक कार्य करने की क्षमता। तो कंप्यूटर में डिलीजेंसी भी होती है, क्यों, क्योंकि वो बिना थके घंटों तक काम कर सकता है, ये चीज है। अब हम आ गए अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में। जैसा कि आपको पता है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है वो मैथ्स का है, और उसमें आप देखेंगे तो आपको 10 अंक का डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लेखपाल के एग्जाम में मिलना है। तो आप इसको रोज रोज 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे साथ करिए और अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक को मजबूत करिए, जिससे कि आपको 10 में 10 अंक आ जाएं आसानी से। ठीक है, अब देखिए, ये एक लाइन ग्राफ है। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इस ग्राफ को हम कहते हैं लाइन ग्राफ। ठीक, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ग्राफ 4-5 तरह के होते हैं। तो लाइन ग्राफ हो गया, ये है लाइन ग्राफ। ठीक, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है,
टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है। तो ये चीज, अब यहाँ पे क्या दिया है, जनसंख्या वृद्धि 5 सालों में लाख में। अब जैसे 2018, 19, 20, 21, 22 ये 5 साल हैं, 50 है, फिर 55 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 80 हो गई। तो ये सारा डेटा आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर किसी भी एक डेटा में हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो आपका रिजल्ट गलत ही आएगा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से तैयार करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुई, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि अगर हम बात करें तो 18, 19, 20 और 21 की बात कर रहा है सिर्फ। तो इन चारों में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 लाख की, यहाँ पे भी 5, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 10 की हुई है। तो इसका मतलब 2021 में सबसे ज्यादा हुई है अगर हम इन चारों में देखेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 21 और इसमें भी देखेंगे दोस्त तो आपको लगेगा 21 और 22 दोनों होने चाहिए, पर क्वेश्चन ऑप्शन में 4 ही साल का पूछा है तो उन्हीं चारों में से आंसर लगाएंगे। ठीक है, अब अगला देखिए 2018 से 2022 तक कुल वृद्धि कितनी हुई। अब 2018 में 50 लाख है और 2022 में 80 है, तो आपको कुल वृद्धि बतानी है। तो कुल वृद्धि में क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है 2022 में उसमें से 2018 वाले को घटा दीजिए। तो ये आपका 80 है और ये आपका 50 है, आ गया 30 लाख। ये हो गई कुल वृद्धि अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला देखिए, यदि 2023 में भी वृद्धि 12.5% हो तो अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी। अब हमें 22 तक डेटा दिया हुआ है जो कि 22 में 80 लाख जनसंख्या है और 2023 का आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि हर साल 12.5% से जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसमें 12.5% से बढ़ेगी तो 80 का आपको 12.5% निकालना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौक यहाँ 4 हो गया। फिर अगर इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और इधर आ गया 5 25, 25 पंचे 125 होता है, पॉइंट लगा दीजिए। तो ये आ गया। अब ये 2.5 और 4 इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, क्योंकि 25 चौका 100 होता है और 1 दशमलव आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब 10 और अगर आप 2022 की जनसंख्या की बात करें तो 2022 में आपने देखा 80 थी, तो 2023 में जब हमने बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 80 + 10 ये आपका हो जाएगा 90 लाख। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या है, 90 दिखा हुआ है कहीं, हाँ ये 90 हो जाएगा। ठीक है, बी हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ के अनुसार किस वर्ष की जनसंख्या औसत से सबसे अधिक विचलित है। तो ठीक है, इसका मतलब कि सबसे पहले हमें औसत निकालना पड़ेगा। तो अगर आप औसत देखेंगे तो 2018 से 2022 तक सबको जोड़ना पड़ेगा। औसत कैसे निकालते हैं, जितने भी डेटा दिए हैं उनको आपस में ऐड करेंगे और फिर उनको काउंट करके उतने ही नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 50, 55, 60, 70 और 80, इसको आपस में जोड़िए। और ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सालों का डेटा है तो 5 से भाग करना पड़ेगा। अब ये आपका हो जाएगा 5, 5, 5, 10, 6, 16, 16, 16 और ये आपका हो गया 16, 4, 20, 3, 23, 23 और 8, 23, 32 और 8 होते हैं आप 23 और 8 आपके हो गए 31। इसको आप 5 से भाग कर दीजिए। ठीक, एक बार कर लेते हैं। 5 यहाँ आ जाएगा, 5, 5, 10, 10 में जो 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो ये आपका 23 हो जाएगा। 23 में 8 जोड़ेंगे तो 30 और 1 31, इसको 5 से भाग करिए। 5 छक 30, यहाँ पे आ गया 5 तिया 15, एवरेज कितना है 63। अब 63 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा विचलन कहाँ पे हुआ, तो 63 से सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ, यहाँ पर तो लो है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो विचलन है वो यहाँ पर हुआ। अगर आप 63 है, इससे अगर 70 से इसको माइनस करेंगे
तो आपको 7 मिलेगा। 80 से माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 17 मिलेगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा विचलन हो गया 2022 में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2020 में जनसंख्या की त्रुटि सीमा ±2 है, त्रुटि सीमा क्या है, ±2 लाख, तो न्यूनतम और अधिकतम संभावित जनसंख्या क्या हो सकती है। अगर न्यूनतम आप देखेंगे, न्यूनतम तो आपको -2 करना पड़ेगा। अगर आप 2020 की देखें तो 60 है, तो -2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 58। और अगर अधिकतम देखेंगे, अधिकतम, तो अधिकतम अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगी 60 + 2, तो ये हो जाएगी 62। तो न्यूनतम में त्रुटि कितनी हो सकती है, 58, और अधिकतम में 62। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक खत्म हुए और ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हुआ। तो आप इसी तरह से हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।